दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पॉलिटी के अभी हम लोग जो है करने वाले हैं, इसलिए जो वीडियो पर आपको बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है ये कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है ये कौन था? देखो, ये ए ओ ह्यूम क्या हो जाएगा? ए ओ ह्यूम जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री जो ये कौन है? इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री जो है ये कौन है? देखो, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है यह किस देश में है? यह जो है किस देश में है? देखो, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है ये स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया है? किसको जो है यह बढ़ावा दिया है? प्रश्न को फिर से समझिएगा कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया है? देखो, ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष को दिया है। किसको दिया है? हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किया था? महात्मा गांधी जो है प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का जो है संबोधन किया था? देखो, महात्मा गांधी जो है प्राण त्याग के समय हे राम का संबोधन किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हे राम। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार से हुआ है? हैदराबाद का भारतीय संघ में जो है ये विलय जो है किस प्रकार से हुआ है? विलय जो है किस प्रकार से हुआ है? देखो, ये बलपूर्वक हुआ है। किस प्रकार से हुआ है? बलपूर्वक के कारण जो है यहाँ पर हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सुदूर पूर्व भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है ये किया गया है? प्रश्न को फिर से समझना है कि भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है ये किया गया है? देखो, ये जो है 27वां क्या हो जाएगा? 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा जो है ये किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह किस दल या संगठन से जो है ये संबंधित है? देखो, ये मुस्लिम लीग से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह जो है मुस्लिम लीग से जो है ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की ये विशेषता जो है नहीं है? देखो, ये विशेषता जो ये दोहरी नागरिकता नहीं होगा। क्या होगा? ये दोहरी नागरिकता जो है यहाँ पर नहीं होने वाला है। उसके बाद ये जो है सभी हो जाएगा, लेकिन दोहरी नागरिकता जो है नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? इनमें से सबसे अधिक शक्तियां जो है किसे प्राप्त होता है भारतीय संघीय व्यवस्था में? देखो, सबसे अधिक शक्ति की हम बात कर लेते हैं, केंद्र के पास होता है। किसके पास होता है? ये केंद्र के पास जो सबसे अधिक शक्तियां होती है। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर की किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना जो है ये किया गया है? तेलंगाना की स्थापना किया गया है। देखो, ये आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चने जो है ये क्या रही है? प्रमुख अड़चना जो है ये पर क्या रहा है? देखो, प्रमुख अड़चने जैसे कि ये राज्यपाल की भूमिका हो जाएगा, अनुच्छेद 356 हो जाएगा, राज्यों के केंद्र पर निर्भरता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र जो है किस राज्य का जो है ये अंग है? सौराष्ट्र। देखो, ये गुजरात राज्य का किसका? ये जो गुजरात राज्य का जो ये सौराष्ट्र एक अंग है, गुजरात राज्य का।
चलिए अगला प्रश्न है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन जो ये सही है, इनमें समय से सही जो है कौन सा है। देखो सही की बात का हम कर ले तो किसानों का शोषण समाप्त हुआ, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ है, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव जो है ये कम हुआ, ये भी बिल्कुल सही कि ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सही क्या है, सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। बजट का संबंध जो है यह किस पक्ष के साथ होता है, यह जो है किस पक्ष के साथ होता है। देखो ये आय हो गया और व्यय यानी कि दोनों के साथ जो है होता है। बजट का संबंध जो है ये आय और व्यय दोनों के यानी कि आय भी हो गया और खर्च भी हो गया, दोनों के साथ क्या होता है, इसका संबंध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल जो है कितना होता है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल जो है ये कितना होता है, वित्त आयोग का कार्यकाल। देखो ये 5 वर्ष का होता है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल जो ये 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नवोदित नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य जो है ये क्या होता है। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य जो है ये क्या होता है, ये जो है क्या होता है। देखो इसका पहला कार्य होता है कि राष्ट्र का निर्माण करना। क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण करना, जो कि नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला काम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो ये लिया है। देखो ये जो है ना लाल किला पर लिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाल किला पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो ये शपथ लिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर की विविधता में क्या, कि विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। यह जो है किस देश का जो है प्रमुख सिद्धांत है विविधता का में एकता का। देखो ये भारत का है, किसका, ये अपना भारत देश का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को जो है किस प्रकार से अधिकार जो ये प्राप्त हुआ है। देखो ये मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार और जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर की भारत सरकार विधि कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है। भारत सरकार जो है विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू मतलब जो है किसके माध्यम से जो है ये करता है, किसके माध्यम से करता है। देखो ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से जो ये करता है, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। या जो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। माउंट बेटन योजना का संबंध जो है यह किससे है। देखो ये भारत का विभाजन से, किससे, भारत का विभाजन से। माउंट बेटन योजना का संबंध जो है ये भारत के विभाजन से है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे जो है ये बनाया गया है। निम्न में से किसे जो है ये बनाया गया है। देखो ये जो है वायसराय को बनाया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायसराय को बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि माउंट बेटन योजना जो ये कब बना है। माउंट बेटन योजना जो है ये जो है कब बना है। देखो ये 3 जून 1947 को कब बना है, 3 जून 1947 को जो है माउंट बेटन योजना जो है ये बना था। चलिए अगला प्रश्न है कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना है। द्वि राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जो है कौन सा देश जो है ये बना है। देखो ये पाकिस्तान, कौन सा देश बना है, ये पाकिस्तान जो है द्वि राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जो है ये देश बना है। चलिए अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार जो ये कब की गई है। पाकिस्तान निर्माण की मांग जो ये प्रथम बार जो है कब किया गया है। देखो प्रथम बार जो ये 1940 में किया गया है। कब किया गया है, 1940 ईस्वी में जो है किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण
की मांग जो है ये की गई है, ये जो है मांग जो है की गई है। देखो ये 1940 के लाहौर अधिवेशन में जो है पाकिस्तान की मांग जो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए अगला प्रश्न कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग जो ये कब बना है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग जो है ये जो है कब बना है। देखो ये 29 दिसंबर 1953 को बना है, 29 दिसंबर 1953 को जो राज्यों का पुनर्गठन का आयोग जो है ये बनकर तैयार हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है ये कौन थे। प्रश्न को फिर से समझना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जो है ये कौन था। देखो इसका मतलब क्या कहते हैं, अध्यक्ष जो है ये सैयद अली, कौन था, ये सैयद अली था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैयद अली। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो ये कब पारित हुआ है। भारतीय संसद से राष्ट्रीय पुनर्गठन अधिनियम जो ये कब पारित हुआ है, ये जो है कब पारित हुआ है। देखो 1956 में जो है ये पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1956 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में जो है बांटा गया है। भारतीय राज्यों को जो है कितने वर्गों में जो है ये बांटा गया है। देखो ये 4 वर्ग में जो है बांटा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्य को जो है ये 4 भाग में जो है ये बांटा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार जो है किसे प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो गया, नाम बदलने हो गया और नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार जो है ये किसके पास होता है। देखो ये सांसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी कार्य जो होता है ये सांसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेतन भारत सरकार को कब सौंपा था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेतन भारत सरकार को जो ये कब सौंपा था, ये जो है कब सौंपा था। देखो यह जो 1955 में जो इसे सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1955 में जो है इसे सौंपा गया था। चलिए अगला प्रश्न की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों राज्य की संख्या जो है कितनी थी। इकाइयों राज्यों की संख्या जो है ये कितनी थी। देखो इसकी संख्या टोटल की 28। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टोटल का 28 था। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयां निम्नलिखित में से कौन है। देखो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को जो है 2 इकाइयों में विभाजित किया गया है। ये इकाई जो है कौन सा है। देखो ये इकाई जो हो जाएगा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है कि रजवाड़ों क्या है, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है। ये जो है किसे दिया गया है इसका जिम्मेदारी। राज्यवारों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी जो है ये किसे दिया गया था। देखो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है ये कौन था। स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है ये कौन था। देखो उप प्रधानमंत्री ये सरदार वल्लभ भाई पटेल था। कौन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री था, उप प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री जो है किसे बनाया गया था। गृह मंत्री जो है ये किसे जो है बनाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री जो है ये किसे बनाया गया था। देखो गृह मंत्री जो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। भारत में लौह पुरुष के नाम से जो है किसे जाना जाता है। देखो लौह पुरुष के नाम से जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है जाना जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है। निजाम के नाम से जो है जाना जाता है, निजाम के नाम से जाना जाता है। देखो ये हैदराबाद को जो है जाना जाता है, ठीक है, हैदराबाद को। चलिए अगला प्रश्न है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय जो है कब हुआ है। देखो इसका विलय जो है ये 1948 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1948 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ है। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में जो है ये विलय जो है कब हुआ है। देखो इसका विलय जो ये 1948 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न कि किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। किस रियासत के राजा को जो है प्रधानमंत्री जो है कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था। देखो ये जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर के राजा को जो है प्रधानमंत्री कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय जो है ये कब हुआ है। ये जो है विलय कब हुआ है। देखो इसका विलय जो है 1948 ईस्वी में हुआ है। जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय जो है ये 1948 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुआ है। इसका विलय जो है 1948 ईस्वी में किस शर्त पर जो है ये हुआ है। देखो इसका जो है मतलब शर्त था कि जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता, क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता के शर्त पर जो है इसका विलय हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता जो है ये प्रदान किया गया है। ये देखो आर्टिकल 370 के तहत जो है किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 370 के तहत जो है किया गया है। चलिए अगला प्रश्न कि आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे जो है ये क्या थी। आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे जो है ये क्या थी। देखो इसका मुख्य मांग था कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना होना। क्या हो जाएगा, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश की राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है ये कौन है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है, देखो ये आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला राज्य जो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य जो है ये कब बना है। ये जो है कब बना है। देखो ये राज्य जो है 1952 ईस्वी में जो बना है। कब बना है, 1952 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम जो ये क्या था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम जो है ये क्या था। देखो इसका नाम की हम बात कर ले तो इसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जो है नहीं रखा गया था। देखो ये मद्रास को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मद्रास को जो है नहीं रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि बम्बई राज्य को विभाजित कर दो राज्य की स्थापना की गई है। दो राज्य की स्थापना जो है किया गया है। देखो ये एक महाराष्ट्र हो जाएगा, एक गुजरात राज्य की स्थापना जो है किया गया है। बम्बई राज्य को विभाजित करके दो राज्य का निर्माण किया गया, एक महाराष्ट्र एक गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना जो ये कब हुआ है। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना जो है ये कब हुआ है। देखो इसकी स्थापना की हम बात कर ले 1960 में। कब हुआ है, 1960 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नागालैंड राज्य का निर्माण जो ये कब किया गया। नागालैंड राज्य का निर्माण जो है ये कब किया गया है। देखो इसका निर्माण 1963 ईस्वी में किया गया है। नागालैंड राज्य का निर्माण जो है ये 1963 ईस्वी में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है 55 नंबर की 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण जो है ये किया गया है। किन राज्यों का निर्माण जो है किया गया है। देखो ये पंजाब एवं हरियाणा राज्य का निर्माण जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा जो है ये कब प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा जो है ये कब प्राप्त हुआ है, तो ये देखो 1971 ईस्वी में जो है प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा जो है ये 1971 ईस्वी में जो है प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो ये कब हुआ है। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है ये कब हुआ है, तो ये जो है 1857 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 1857 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन जो कि बिल्कुल असत्य है। देखो डायरेक्ट यहाँ यदि आंसर की हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर ई जो बिल्कुल क्या है, असत्य है। ठीक है, असत्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये कब हुआ है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो ये 1906 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 1906 ईस्वी में जो है हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में जो है अभी कुल कितने राज्य हैं। देखो भारत में टोटल का 28 राज्य, कितना राज्य, 28 राज्य जो कि भारत में है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है। भारत में जो है कितने संघ शासित प्रदेश हैं। देखो भारत में जो है टोटल का संघ शासित प्रदेश की संख्या की बात कर लेती है 8, कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। भारत में विविधता में एकता की विशेषता जो है किसने बताई है, ये जो किसने बताई है। देखो ये जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने जो है बताया है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा जो है ये कहाँ है। मैकमोहन रेखा जो है ये कहाँ पर है। देखो मैकमोहन रेखा की हम बात कर लेती है अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है ये, अरुणाचल प्रदेश में जो कि मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि कश्मीर के पश्चिम भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत जो है किसने किया है। कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत जो है किसने किया है। बगावत जो है किसने किया है, देखो ये मुसलमानों ने किया था। किसने किया था, मुसलमानों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कश्मीर कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने जो है हस्ताक्षर किया था। कश्मीर ने भारत भारत में विलय पत्र पर जो है किसने हस्ताक्षर किया था, किसने जो है हस्ताक्षर किया था। देखो ये राजा हरि सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर जो है ये राजा हरि सिंह ने किया था। चलिए अगला प्रश्न कि सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया है। सीमांत गांधी के नाम से जो है किसे पुकारा गया था। देखो ये खान अब्दुल गफ्फर खां को जो है पुकारा गया था। किसे पुकारा गया था, खान अब्दुल गफ्फर खां को जो है सीमांत गांधी के नाम से जो है पुकारा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या जो है कितनी थी। ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या जो है ये कितनी थी। देखो ये टोटल का 565, कितना था, टोटल का 565। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है कि आजादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार किया था। भारत संघ में विलय से जो कि इनकार कर दिया था। देखो ये हैदराबाद, कौन सा मतलब राज्य था, ये हैदराबाद जो कि इनकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड राज्य जो है ये कब बना है। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड, ये राज्य जो है कब बना है। देखो ये राज्य की स्थापना 2000 को हुआ है। कब हुआ है, ये 2000 ईस्वी को हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने कहा है। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने जो है कहा था। यह कथन जो है किसने कहा था। देखो ये के एम मुंशी ने कहा था। किसने कहा था, के एम मुंशी ने जो है कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था। संप्रदाय निर्णय की घोषणा जो है ये किसने किया था। देखो इसकी घोषणा की हम बात कर ले तो रेमजे, कौन था, रेमजे मैकडोनाल्ड। क्या हो जाएगा, रेमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि वह कौन अतिवादी था जिसे ने गांधी जी की हत्या किया। किसने जो है गांधी जी की हत्या कर दिया है। देखो गांधी जी की हत्या जो है नाथुराम विनायक गोड्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न की ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया है, अपने हाथों में जो है लिया है। देखो इसकी हम बात कर ले तो भारतीय शासन अधिनियम 1958 में जो है यह अपने हाथों में ले लिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ है। भारत का विभाजन जो है किस अधिनियम के द्वारा जो है हुआ है। देखो यह जो है ना क्या कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई है। निम्नलिखित में से किसने जो है प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई है, किसने दिलाई है। देखो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने, किसने दिलाया है, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने। चलिए अगला प्रश्न था कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो ये कब हुआ है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है ये कब हुआ है। देखो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की हम बात कर ले 1951 में। कब हुआ है, 1951 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष जो है ये होता है, यानी कि भारत में वित्तीय वर्ष जो है ये कब होता है। देखो वित्तीय वर्ष जो है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो ये वित्तीय वर्ष होता है भारत में। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपये व्यय की व्यवस्था की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपये जो कि व्यय की व्यवस्था में किया गया था, व्यय की व्यवस्था में किया गया था। देखिए टोटल का 3870 रुपया जो है किया गया था, 3870 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। देखो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। चलिए किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जो है जाना जाता है। देखो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना को है जाना जाता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न कि भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है। भारत में नियोजन व्यवस्था जो है किस देश की नियोजन व्यवस्था से जो है ये प्रभावित है। देखो ये सोवियत संघ से जो ये प्रभावित है। किससे प्रभावित है, सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ से। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन जो है ये किया गया है। देखो ये किसकी सिफारिश पर किया गया है, तो ये आर्थिक कार्यक्रम समिति की सिफारिश पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक कार्यक्रम समिति की सिफारिश पर। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो किस प्रधानमंत्री ने किया है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है किस प्रधानमंत्री ने जो है किया है, किस प्रधानमंत्री ने किया है। देखो ये नरसिम्हा राव ने किया है। किसने किया है, नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरसिम्हा राव ने। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है ये कौन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है ये कौन है। देखो इसका अध्यक्ष जो ये प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो ये कब हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ये कब हुआ है। देखो इसका गठन की हम बात कर ले 1952 में। कब हुआ है, 1952 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य जो है ये कौन होते हैं। इसका सदस्य जो है ये कौन होता है। देखो इसका सदस्य जो योजना आयोग के सदस्य होता है। ठीक है, इसका सदस्य जो होता है, योजना आयोग के सदस्य जो होता है वही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1938 में, ठीक है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में जो है की गई थी। किसकी अध्यक्षता में जो है यह किया गया था। देखो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। चलिए अगला प्रश्न की हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ है। सर्वाधिक लाभ जो है यह किस अनाज में हुआ है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो है किस अनाज में हुआ है। देखो ये गेहूं में। किस अनाज में हुआ है, ये गेहूं में जो है सबसे अधिक लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, गेहूं में। चलिए अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया है। जय जवान जय किसान का नारा जो है ये किसने दिया था।
देखो जय जवान जय किसान का नारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने, किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? पीली क्रांति का संबंध जो है किससे होता है? पीली क्रांति का संबंध, देखो पीली क्रांति का संबंध जो होता है तिलहन उत्पादन से। किससे होता है? तिलहन उत्पादन से जो है पीली क्रांति का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे होता है? श्वेत क्रांति का संबंध, देखो श्वेत का होता है ये दूध उत्पादन से होता है। किससे होता है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूध उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई है? श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है भारत के किस राज्य से जो है किया गया है? देखो भारत के गुजरात राज्य से जो है ना श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ है। ठीक है, श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है ये गुजरात राज्य से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है? देखो इसका जनक जो है वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक जो है माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत की गई है? अमूल नामक सहकारी आंदोलन जो है किस शहर से जो है शुरुआत किया गया है? देखो ये जो है ना कहाँ से किया गया है? ये आनंद से किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो ये जो है ना आनंद से जो है इसकी शुरुआत किया गया है, आनंद से। ठीक है, ऑप्शन की हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आनंद से। चलिए अगला प्रश्न कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित होता है? यह जो है किससे संबंधित होता है? देखो ऑपरेशन फ्लड की हम बात कर ले, यह दूध उत्पादन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? दूध उत्पादन से। चलिए भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया? भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब किया गया है? ये 1969 में किया गया है। कब किया गया? 1969 में जो है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होना चाहिए? नियोजन विकास के लिए जो है कितने लक्ष्य जो है ये होना चाहिए? कितना लक्ष्य जो है ये होना चाहिए? तो टोटल का 3 लक्ष्य जो है ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 लक्ष्य। चलिए अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? सामाजिक न्याय जो है के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य था। देखो ये 5वीं क्या हो जाएगा? 5वीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वीं योजना। चलिए अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का दुष्प्रभाव ये जो है क्या हुआ है? हरित क्रांति का दुष्प्रभाव जो है हुआ है, दुष्प्रभाव हुआ है। देखो ये जो है ना सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 100 नंबर प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो ये कब हुआ है? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है ये कब हुआ है? तो ये 1951 में हुआ है। कब हुआ है? 1951 ईस्वी में जो है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है ये हुआ है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो टोटल का हम लोग जो है पॉलिटी का 100 प्रश्न को जो है हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, इससे पहले जैसे कि बात हम कर ले तो प्लेटफॉर्म हो गया और कई प्रकार के प्रैक्टिस सेट जो कि बिहार एसएससी के लिए हम लोग जो है करवा चुके हैं। यदि वो वाला सब नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहां से सभी प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा और 9 बजे रात में, ठीक है, 9 बजे रात में जो बिल्कुल लाइव क्लास होता है बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो रात में 9 बजे जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।